Okay, so the chapter is measuring physical quantities. जो हम इसमें पढ़ेंगे that would be standard measuring system. कौन सा standard measuring system होता है? SI system ये कहलाता है, system international है. And then we'll be studying the specific quantities जो हमने पढ़नी है, mass, time, temperature, volume. ये 4 क्वांटिटीज हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये क्योंकि केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स में यूज होती हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली. तो ये हम क्वांटिटीज पढ़ेंगे. देन विल मूव ऑन टू द यूनिट्स इंटर कन्वर्जन, किस तरह से यूनिट्स आपस में कन्वर्ट किए जाते हैं स्मॉल से बिग में. देन वील मूव ऑन टू मेजरिंग एंड रीडिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स. लिक्विड का वॉल्यूम किस तरह से मेजर किया जाता है और किस तरह से इनको रीड किया जाता है, क्योंकि लिक्विड्स के लिए जब हम बात करते हैं तो उनके ऑपरेटर्स इंटायरली डिफरेंट होते हैं. Then we'll move on to measuring volume of gases. हम gases को किस तरह से मेजर करते हैं वॉल्यूम को, वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं लिक्विड्स के मुकाबले में. तो हर एक के लिए अपने अपने apparatus यूज होते हैं, that you have to understand and know. And finally we'll be seeing collecting gases and drying gases. So this is the outline of our chapter 1 according to the chemistry CAI syllabus. So starting from standard measuring system, the system used throughout the world is system international. जो system international है, ये measuring system है standard. chemistry भी इसी system के through use होती है and 7 basic quantities होती हैं इसमें. अच्छा, इससे पहले आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि ये सिस्टम इंटरनेशनल आया क्यों वजूद में, और इसको आने से पहले एक और चीज़ आप लोगों को मैं पहले बताना चाहूँ कि अगर इन केस ये मीटिंग आप लोगों की स्टॉप हो जाए आफ्टर 40 मिनट्स का टाइम होता है, तो काइंडली रीजॉइन दिस मीटिंग, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ. ओके, okay. Now firstly it is important to understand कि सिस्टम इंटरनेशनल की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों. देखें, अगर हम यूके और यूएस की बात करें सिर्फ, तो आपने देखा होगा कि यूके के अंदर पाउंड्स यूज होता है एज अ मेजरिंग क्वांटिटी ऑफ वेट, वाइल इन यूएस किलोग्राम इज यूज्ड. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे डिफरेंट क्वांटिटीज यूज हो रही हैं मेजरिंग की, और आपस में इनको रिलेट अगर हमें करवाना था तो हमको एक ऐसा मेजरिंग सिस्टम बनाना था कि थ्रू आउट द वर्ल्ड वो यूज हो रहा हो. सिंपली अगर मैं एक लेमन टर्म्स में आपको बताऊं कि यूनिवर्सल लैंग्वेज, आप लोगों को आइडिया है यूनिवर्सल लैंग्वेज जो होती है वर्ल्ड की, दैट इज इंग्लिश. तो कहीं भी कोई भी किसी भी जगह जा रहा होगा ना, उसकी अपनी रीजनल लैंग्वेज होगी, नेशनल लैंग्वेज होगी, बट इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल लैंग्वेज. आप कहीं भी जाके कम से कम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हो तो you will find a person in the other country as well and in the other region as well जो कि जिसको इंग्लिश आती हो, एटलीस्ट उसको उर्दू नहीं आती होगी बट उसको इंग्लिश जरूर आती होगी. दैट इज वाई सिमिलर इज द केस विद सिस्टम इंटरनेशनल, कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो हर जगह के साइंटिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब जो साइंटिस्ट हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को. So it's used as a common standard for the measurements. Now 7 basic quantities होती हैं इसमें, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही होंगी. That include length, time, amount of substance, electric current, temperature, luminous intensity and mass. ठीक है, इन सब के आगे ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है कि इनके कौन कौन से यूनिट्स हैं. जैसे लेंथ मीटर में होती है, टाइम सेकंड्स में होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में होता है जो कि हम एक्सटेंसिवली यूज करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर्स में होता है, टेम्परेचर केल्विन में होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में होती है, एंड मास इज इन किलोग्राम्स.
Now the quantities which are derived from these basic quantities are called derived quantities and their units are called derived units such as volume. अच्छा, ये बेसिक क्वांटिटीज हैं। इनको भी मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आपके पास कलर्स होते हैं, जैसे कलर्स आपके पास 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं। अगर हम कोई भी चीज इन कलर्स के साथ हमको अगर सेकेंडरी कलर्स बनाने होते हैं तो हम इनको आपस में मर्ज करते हैं। इसी तरह से मतलब प्राइमरी कलर्स से एक्चुअली ड्राइव हुए हैं हमारे पास सेकेंडरी कलर्स या टर्शियरी कलर्स। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ द मेजरिंग सिस्टम, कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं सच एज वॉल्यूम जो कि हमारे पास ड्राइव होती हैं बेसिक क्वांटिटीज से, जैसे कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। सो आपके पास ये लेंथ से ड्राइव हुई है, मतलब लेंथ के यूनिट से ड्राइव हुई है, बेसिक क्वांटिटी से ड्राइव हुई है। और आपको जैसे कि बताया था मैंने कि फॉर्म्ड दिस वाज सिस्टम इंटरनेशनल वाज फॉर्म्ड फॉर कन्वीनियंस इन डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड बाय साइंटिस्ट, आपस में कन्वीनियंटली कम्युनिकेट करने के लिए। एंड इट हेल्प्स द एंटायर वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द यूनिफाइड मेजरमेंट सिस्टम। बहुत आसान हो जाता है मेजरमेंट सिस्टम को समझना व्हेन वी आर वर्किंग इन द स्टैंडर्ड मेजरिंग सिस्टम दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल। यहां तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? No. Okay, now we'll be studying our first quantity, that how do we measure mass. But for that we have to know what is mass. Mass is the amount of matter in a substance or an object. अच्छा, एक क्वेश्चन भी आया था रीबा की तरफ से, मैं पहले वो क्वेश्चन भी ले लेता हूँ कि जो नोट्स हैं आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो आपको इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड हो जाएंगे नोट्स भी, तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो measuring mass. Mass is the amount of matter in a substance or an object, and the unit of mass is, as I have told you in the previous slide as well, it is kilogram, and smaller units include milligram, microgram, picogram, और larger units जो होते हैं इसके kilos, megas and teras में होते हैं। और जो सिस्टम इंटर कन्वर्जन हम पढ़ेंगे जो कि आगे आने वाला है इंशाल्लाह, तो वो यही है कि हम किसी भी स्मॉलर यूनिट को बिगर में कन्वर्ट करना चाहें या बिगर को स्मॉलर में करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। इन इंडस्ट्रीज टन्स इज यूज। टन्स भी एक बिगर क्वांटिटी है मास की, और इसके एक टन कितने केजी के बराबर होता है, आई लेट यू नो दैट एज वेल। बिगर इंडस्ट्रीज में टन्स का यूज होता है, इस वजह से यूज होता है क्योंकि बहुत बल्क में वहां पे क्वांटिटी आती है मास की, बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, तो उसमें केजी इज अ स्मॉलर यूनिट, दैट्स व्हाई दे हैव ड्राइव्ड अ बिगर यूनिट दैट इज टन्स। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा कि 1 टन जो होता है वो 1000 केजी के बराबर होता है, एंड इन इंडस्ट्रीज सेवरल थाउजेंड केजीज आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल अगर मैं पावर प्लांट की बात करूं आपसे, तो जो कोल फायर्ड पावर प्लांट होता है तो उसमें टन्स ऑफ कोल आ रहा होता है रोज की बुनियाद पे, तो उसमें हम थाउजेंड्स ऑफ केजीज लिखना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम उसको टन्स में यूज करते हैं। Masses are generally measured with the help of a beam balance or an electronic balance. ये क्या चीज होती है? We'll study that. I'll show you the diagram as well. Beam balance. Beam balance आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, एक तरह का आपके पास स्केल्स होते हैं इसमें बने हुए, वर्टिकल बैलेंस होता है और हॉरिजॉन्टल स्केल्स होते हैं इसमें। और कोई भी बैलेंस के अंदर आप अगर कोई चीज़ डाल रहे हो, कोई भी जो भी चीज़ आपको मेजर करनी है, तो उसके मुताबिक जो पॉइंटर होता है
हॉरिजॉन्टल स्केल्स का वो चेंज होता है, और जिस पॉइंट पे वो आके चेंज होता है वो रीडिंग हम नोट करते हैं, और वो रीडिंग फिर हमारे पास उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का जिसका हमको मास कैलकुलेट करना है वो हमको मिल जाता है। एक कंप्लीटली मैकेनिकल इक्विपमेंट है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं है, इसमें कोई भी डिजिटल कंपोनेंट नहीं है, आप इसको एनालॉग समझ सकते हैं, इट्स अ मैकेनिकल कंपोनेंट, स्केल्स वगैरह इसमें। तो कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है ना आपके पास, उसकी एक्यूरेसी कम होती है। इसी वजह से कम होती है क्योंकि जो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वक्त के साथ साथ उनके पार्ट्स में वियर एंड टियर आता है, और वियर एंड टियर आने की वजह से उनकी एक्यूरेसी वक्त के साथ साथ कम होती है। There is another way to measure mass which is a more accurate way. It is electronic balance. ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट नहीं है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। सेकेंडली वेट जो है इसके अंदर हम प्लेस करते हैं, जो कि एक तरह की प्लेट है जो कि प्रोवाइडेड है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और इलेक्ट्रॉनिकली हमको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, और कुछ मोर एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होते हैं उसमें 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमको मास पता चल जाता है हमारे जो सब्सटेंस है उसका। इट्स एक्सट्रीमली ईजी टू यूज, इज एक्सट्रीमली ईजी टू कैरी एज वेल, क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल जो है हमारे पास चीज़ होती नहीं है, तो आराम से कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है इसका, पोर्टेबल है, बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट है, कन्वीनियंट है, एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ मोर एक्यूरेसी दैन बीम बैलेंस अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस प्लस माइनस 0.01 ग्राम। तो ये इसका ज़ीरो एरर है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है as compared to the mechanical beam balance. Moving on to the second quantity, that is measuring time. Time is the interval between two instances. For example, मैं point 1 से point 2 पे गया हूँ, मुझे कितना जो है कोई कितना इंटरवल मेरा लगा है इन दो इंस्टेंसेस में, दैट इज कॉल्ड टाइम। इसका जो एसआई यूनिट है इट इज सेकंड्स। अदर यूनिट्स आपको पता होंगे डेफिनेटली, दे आर मिनट्स एंड आवर्स। 1 minute is equal to 60 seconds and 1 hour equals to 60 minutes. That is the interconversion of time. It is measured by analog or digital stopwatch. दो तरह की हमारे पास apparatus है इसको measure करने के लिए, और आपको ये नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, एक एनालॉग स्टॉप वॉच है और एक डिजिटल स्टॉप वॉच है, और बोथ स्टॉप वॉच जो है उनका वर्किंग मैकेनिज्म सेम होता है बिल्कुल। एंड बस फर्क इतना है कि डिजिटल में आपके पास सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बटन्स हैं, एनालॉग के अंदर आपके पास नॉब्स होती हैं। स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड रीसेटिंग टाइम, इस चीज़ के लिए हमारे पास ये स्टॉप वॉच यूज़ होती हैं। कोई भी केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करना होता है तो उसके लिए हमें स्टॉप वॉच हमारे पास, दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट। Analog has an accuracy of 0.1 seconds, while digital has more accuracy of 0.01 seconds up to 2 decimal places तक accuracy होती है हमारे पास डिजिटल की। And I think somebody has opened his mic. Kindly, you guys can check which person has the mic open by mistake. Kindly switch that off so that we can continue. सो जिस तरह से हमने देखा कि एनालॉग की एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा होती है, डिजिटल की एनालॉग की एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है, और डिजिटल की एज कम्पेयर टू द एनालॉग ज़्यादा होती है, क्योंकि वही चीज़ है इसमें भी कि एनालॉग के अंदर हमारे पास मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, नॉब्स होती हैं, डायल्स होते हैं। मूविंग ऑन टू मेजरिंग टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अ बॉडी और अ मटेरियल इज कॉल्ड टेम्परेचर। कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, दैट इज इट्स टेम्परेचर। इसका एसआई यूनिट जो है वो केल्विन कहलाता है, एंड केल्विन इज डिग्री सेल्सियस प्लस 273। एंड वन थिंग टू बी नोटेड हियर इज यूजुअली जो कि एग्जामिनर्स भी देखते हैं ओ लेवल्स के, और स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए भी, कि भाई केल्विन जो होता है इट इज़ नॉट इन डिग्रीज। काइंडली डू नॉट मेक दिस मिस्टेक कि उसके साथ आप डिग्री का सिंबल लगाएं।
Kelvin is without any degrees, while Celsius and another unit which is Fahrenheit, they are both in degrees, but Kelvin is not. Mercury और alcohol thermometers are commonly used to measure temperature. ये दोनों apparatus हैं measure करने के लिए temperature को. Temperature sensor भी अगर किसी data logger के साथ मैं attach करूँ, it is one of the most accurate methods in measuring temperatures as well. आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा एक मर्क्यूरी थर्मामीटर और एल्कोहल थर्मामीटर, दोनों की वर्किंग सेम है, सिर्फ इनमें जो वर्किंग फ्लूइड है वो डिफरेंट है. एक में वर्किंग फ्लूइड मर्क्यूरी होता है, एक में एल्कोहल होता है. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इन जो सब्सटेंसेस हैं जैसे कि मर्क्यूरी हो गया, एल्कोहल हो गया, इनकी ये खुसूसियत होती है कि दे एक्सपेंड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज. तो जितनी एक्सपेंशन होती है उसकी बेसिस पे हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं. एंड इट इज अ वेरी कॉमन apparatus in households as well. I hope आप लोगों को अभी यूज ना करना पड़ रहा हो, because usually when a person is sick तभी यूज कर रहे होते हैं थर्मामीटर. तो both have an accuracy of 0.5%. इतने एक्यूरेट नहीं होते थर्मामीटर्स जनरली. मोर एक्यूरेट जो चीज होती है आपके पास, दैट इज अ डेटा लॉगर, जिसके साथ हमारे पास सेंसर कनेक्ट होता है टेम्परेचर सेंसर का. तो ये आपके पास क्या चीज है, सेंसर क्या चीज होती है? किसी को आइडिया है सेंसर क्या होता है? एनीबडी फ्रॉम क्लास? चले, कोई इशू नहीं है. सेंसर जो होता है जनरली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है आपके पास, और इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली यूज होता है. आप किसी भी जो भी सिग्नल्स होते हैं वो कैच करके उसको इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कर देता है. जैसे आपके पास डायग्राम में नजर आ रहा होगा, एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, उसके पीछे वायर जा रहा है, दैट इज कनेक्टेड टू द डेटा लॉगर, और उस पर वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है जो कि डेटा लॉगर जो है कैच करके उसकी ग्राफिकल इलस्ट्रेशन कर रहा होता है. रियल टाइम टेम्परेचर रीडिंग हमारे पास आ रही होती हैं. इट हैज़ अ वेरी गुड एक्यूरेसी, बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल एनालॉग एंड mercury thermometers, and it is convenient for larger quantities and changes. कहीं हमको बहुत ज़्यादा quantities में हमको टेम्परेचर की रीडिंग लेनी है, रियल टाइम चेंजेस देखना है, तो डेटा लॉगर इज अ वेरी गुड apparatus फॉर दैट. फाइनली जो हम पढ़ रहे होंगे मेजरिंग क्वांटिटी, दैट इज वॉल्यूम. मैटर जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. इसका जो यूनिट है दैट इज क्यूबिक मीटर्स, एंड अदर यूनिट्स क्यूबिक मीटर्स भी होते हैं एंड क्यूबिक डेसीमीटर्स भी होते हैं, तो क्यूबिक सेंटीमीटर्स भी होता है. तो इट डिपेंड्स कि हम कौन सा यूज कर रहे होंगे. 1 मीटर क्यूब में 1000 डीएम क्यूब होते हैं. भाई ये वाली चीजें आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स. जो आपके पास ये सिस्टम इंटर कन्वर्जन जो मैंने पीछे की स्लाइड्स में भी आपको बताया, खास तौर पे वॉल्यूम में, क्योंकि मोस्टली हम लोग यूज कर रहे होते हैं, इवन प्रैक्टिकल्स में भी आप देखेंगे वॉल्यूम यूज कर रहे होते हैं मोस्टली लिक्विड्स और गैसेस की. एंड फॉर दैट पर्पस यू हैव टू रिमेंबर दीज इंटर कन्वर्जन के 1 मीटर क्यूब में कितने डीएम क्यूब होते हैं और एक डीएम क्यूब में कितने सीएम क्यूब होते हैं. डिफरेंट apparatus is used for different states of matter for measuring volumes. अब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे मेजरिंग वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड में एंड मेजरिंग वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस में. तो स्टूडेंट्स, इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे हम आ गए हैं, और इससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कोई भी आप लोगों को अब तक जितना हमने मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा है, कोई इशू किसी पॉइंट पे, कोई क्वेश्चन आपको इन किसी फिजिकल क्वांटिटीज में, तो मुझे बताइए. No. Okay, so we shall continue. Okay.
ओके सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हैं, जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। लेंथ के और टाइम के मैंने कुछ आपको लिख के बताए हैं, इसी तरह से वॉल्यूम का भी होगा, इसी तरह से हमारे पास बाकी चीज़ों का भी होगा। मैंने आपको दो पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ का बता दिया है कि इंटर कन्वर्जन किस तरह से करते हैं। से नज़र आ रहा होगा आपको कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10 डेसीमीटर, इट्स इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड फर्दर मोर कि किस तरह से हम माइक्रो, नैनो, पीको में जाते हैं, किस तरह से हम मेगा में, किलो में, गीगा में जा रहे होते हैं, टेरा में जा रहे होते हैं। तो ये आप सब लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसी तरह टाइम का भी है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग, बट ये आप लोगों को चीज़ें याद रखनी हैं, जो कि इनिशियली मैंने आपको बताया है कि इंटर कन्वर्जन करते में किसकी कितनी पावर होती है और किस में कितनी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल जैसे टाइम है, टाइम का तो आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली याद ही होगा कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं या 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं। इसी तरह से आपको वॉल्यूम का याद करना है कि डेसीमीटर क्यूब कितने होते हैं 1 मीटर क्यूब में। इसी तरह से 1 किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होते हैं, या 1 टन में कितने किलोग्राम्स होते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल बाय हार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू मेजरिंग वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड। आपको एक स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा टेबल। डिफरेंट एपरेटस होते हैं हमारे पास वॉल्यूम को मेजर करने के लिए लिक्विड के, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ बीकर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ब्यूरेट, पाइपेट एंड मेजरिंग सिलेंडर। इन सबकी अपनी अपनी एक्यूरेसी है और अपने अपने फंक्शंस हैं। अगर हम बीकर की बात करें तो ये द लीस्ट एक्यूरेट एपरेटस है एज कंपेयर टू इट्स काउंटर पार्ट, जो इसके अलग बाकी चार जो हैं। जनरली वॉल्यूम की लिक्विड्स हमको लेस एक्यूरेसी पे अगर मेजर करनी हो तो हम बीकर यूज़ करते हैं। थोड़ी सी मज़ीद एक्यूरेसी पे हमको जाना हो तो हम जाते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क पे। उसमें लार्जर वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड हम यूज़ कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है वॉल्यूम में बड़ा भी होता है। फॉर एग्जांपल 100 सेंटीमीटर क्यूब या 250 सेंटीमीटर क्यूब या इवन 1 डीएम क्यूब भी हमको लिक्विड मेजर करना हो, वी कैन easily do it with volumetric flask. Burette is the most accurate apparatus of them all, because ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। इसकी स्केलिंग मार्क हुई भी होती है 0.1 सेंटीमीटर तक। फॉर एग्जांपल अगर 38.95 सेंटीमीटर क्यूब भी हमको मेजर करना हो तो एग्जैक्टली ब्यूरेट के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस हमारे पास सबसे ज़्यादा है। टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, जो आप लोग मोस्ट प्रोबेबली करेंगे, या उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ ब्यूरेट का होता है, क्योंकि इट्स द मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस। देन देयर इज पाइपेट। इसमें जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड्स हम मेजर कर सकते हैं। जनरली 10 सेंटीमीटर क्यूब का पाइपेट होता है या 25 सेंटीमीटर क्यूब का होता है। मेजरिंग सिलेंडर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी अच्छी एक्यूरेसी के होते हैं, बट नॉट एज मच एक्यूरेट एज कम्पेयर टू ब्यूरेट। एंड 1 डेसिमल प्लेस तक हम 1/10 ऑफ अ डेसिमल प्लेस तक हम मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड थ्रू मेजरिंग सिलेंडर। रीडिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। अच्छा, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, जब भी आप केमिस्ट्री का पेपर दे रहे होंगे ना, उससे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर डेवलप्ड क्लियरली। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। आपको खुद ही चीज़ें पता होंगी। आपको ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। दैट इज़ द मेन फोकस ऑफ द क्लासेस विच आई एम टेकिंग, कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हों उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मतलब मैं रात को सोते से उठाते हुए भी उनसे पूछूंगा ना अगर, तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दे डू नॉट हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी हैव टू रिमेंबर। फॉर एग्जांपल जो हमने सिस्टम इंटर कन्वर्जन किए यूनिट्स, बट कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। रीडिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। जब भी आपने लिक्विड को देखा होगा किसी भी, अगर आप ब्यूरेट में देखें या किसी उसमें देखें आप मेजरिंग सिलेंडर में, तो एक कर्व पाथ फॉर्म करता है आपका लिक्विड। ये कर्व पाथ कहलाता है मिनिस्कस। आपको नीचे डायग्राम नजर आ रही होगी। दो तरह से कर्व पाथ फॉलो करता है लिक्विड। आइदर इट इज अ लोअर मिनिस्कस, आइदर इट इज अ अपर मिनिस्कस। तो आपको ये मेजर करने हैं किस तरह से,
जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, you have to align your eyes to the level and read from the upper or the lower meniscus. ठीक है, तो जो कॉर्नर पे आपके पास लिक्विड थोड़ा सा ऊपर गया हुआ होता है, वहां से अगर आप मेजर करेंगे तो आपकी रीडिंग हमेशा इनएक्यूरेट होगी. You have to measure by aligning your eyes to the level, and either you can read from the lower meniscus or from the upper meniscus. That is important. मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अब तक हमने जो पढ़ा था मेजरिंग वॉल्यूम के बाद हमने मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स पढ़ा था. नाउ वी आर मूविंग टू measuring the volume of gases. To measure the volume of gases usually we use a gas syringe. इसकी जो इस पे जो मार्किंग्स हुई हुई होती हैं वो किस तरह से हुई हुई होती हैं आगे मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताता हूँ. जो मैक्सिमम वॉल्यूम है इसकी दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, और जो मार्किंग हुई हुई होती है इनकी 10 सेंटीमीटर क्यूब पे मार्क्स हुई होती हैं. फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर क्यूब, 20, 30 एंड अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब. तो सबसे पहले जो प्लंजर है वो कंप्लीटली फुल पुश किया हुआ होता है इनसाइड. कंसिडर इट एज एन इंजेक्शन. अगर आप इंजेक्शन की सिरिंज आपने देखी हो तो बहुत आसान हो जाएगा आपको इमेजिन करना कि गैस सिरिंज कैसी होती है. सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल पुश हुआ हुआ होता है इनिशियली, और जैसे ही हमको किसी जगह से गैस एक्सट्रैक्ट करनी है, जैसे कि आपको नीचे डायग्राम में नजर आ रही है, एक हमारे पास बीकर है, बीकर में हमारे पास कॉर्क लगा हुआ है और उससे पाइप जा रहा है एक गैस सिरिंज में. इनिशियली कंप्लीटली प्लंजर पुश होगा और हमको आहिस्ता आहिस्ता इसको पुश आउट करना है, पुल आउट करना है, जितना हमको गैस अपने गैस सिरिंज के अंदर जितनी भी वॉल्यूम हमको स्टोर करनी है. फॉर एग्जांपल अगर हम 40 सेंटीमीटर क्यूब तक हमको गैस स्टोर करनी है गैस सिरिंज में, तो चौथी मार्किंग तक, जैसे इसकी डायग्राम में नजर आ रहा है, फोर्थ मार्किंग तक हम इसको पुश करेंगे, पुल आउट करेंगे सॉरी, एंड you will have the gas stored which is measured at 40 centimeter cube. अच्छा, मेथड्स कौन कौन से होते हैं कलेक्टिंग गैसेस के? एक ही एपरेटस हमने पढ़ा है हमारे सिलेबस में, एक ही एपरेटस था गैस को मेजर करने का, दैट वाज गैस सिरिंज. और कलेक्ट किस तरह से किया जाता है गैसेस? इट इज बेस्ड अपॉन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. अच्छा, solubility of gases in which medium? That is important. The solubility is checked through how soluble the gas is in water, while the density is checked through how dense the gas is as compared to air. ठीक है, ये बेसिस है गैस कलेक्शन की कि किस तरह से गैस कलेक्ट की जाती है. एंड देयर विल बी द स्पेसिफिक आंसर. अगर आपसे कोई भी पूछे या एग्जामिनर आपसे पूछे एग्जाम में कि कलेक्ट किस बेस पे की जाती है, एक्सप्लेन द बेसिस. You only have to write these two lines. That is, the solubility is checked through how soluble the gas is in water, while the density is checked through how dense it is as compared to air. डेंसिटी हम एयर के रिस्पेक्ट से देखते हैं, सॉल्युबिलिटी हम वाटर के रिस्पेक्ट से देखते हैं, और उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास तीन मेथड्स हैं कलेक्शन के, दैट आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डाउनवर्ड्स डिलीवरी एंड अपवर्ड डिलीवरी. डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर क्या होता है? अच्छा, मेरे पास ये क्वेश्चन आया था कि मैं जो हूँ मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग गैसेस को रिपीट कर दूं. मैं इसको रिपीट कर देता हूँ. देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो है हमारे पास, उसके तीन मेथड्स होते हैं, और वो मेथड किसी बेस पे बनाया जाएगा ना हमारे पास. जिस बेस पे मेथड बनाया जाता है ना, हम सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं गैस की. गैस जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी वाटर के अंदर मैं सॉल्ट डालूं एंड आई स्टिर इट कॉन्स्टेंटली, तो सॉल्ट उस वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है, सो व्हाट वी से इज दैट सॉल्ट इज सॉल्यूबल इन वाटर. सिमिलरली अगर आप गैस को देखोगे तो गैसेस भी वाटर के अंदर सॉल्यूबल होती हैं.
ठीक है, एंड वी हैव टू चेक दिस सॉल्युबिलिटी। जो मेथड हमने बनाया है वो हमने ये देखा है कि हमारी जो गैस है वो कितनी सॉल्युबल है वाटर में। आइदर इट इज सॉल्युबल, अगर वो सॉल्युबल है तो हम कोई और मेथड यूज करेंगे, इफ इट इज इनसॉल्युबल वी विल यूज अनदर मेथड। आई विल टेल यू व्हेन आई एम गोइंग ऑन ऑल दीज मेथड्स, बट इस बेस पे हमने मेथड्स बनाए हैं कि आइदर द गैस इज सॉल्युबल, आइदर इट इज नॉट सॉल्युबल। और डेंसिटी भी हम चेक करते हैं। डेंसिटी का मतलब है कि वो एयर से कितनी हैवी है या एयर से कितनी लाइट है। अगर कोई गैस एयर से हैवी है मतलब डेंस है, डेंसिटी ऑफ इट हैज अ डेंसिटी मोर देन एयर, तो अगर एक सिलेंडर के अंदर, इमेजिन करें एक सिलेंडर के अंदर मैंने एक गैस रखी है और एयर रखी है और वो सिलेंडर कंप्लीटली सील्ड है, तो अगर वो गैस डेंसर होगी एयर से तो नीचे वाला एरिया बीकर का या सिलेंडर का वो गैस पर्टिकुलर गैस ऑक्यूपाई करेगी एंड देन उसके ऊपर एयर होगी। बट अगर वो लाइटर होगी एयर से तो पहले एयर आएगी, नीचे एयर ऑक्यूपाई करेगी मीडियम एंड देन द गैस वुड बी देयर। सो इस बेस पे हमारे पास 3 मेथड्स हैं कलेक्शन के, namely displacement of water, downwards and upwards delivery. So firstly we'll study about the displacement of water method. This method is used for collecting gases that are insoluble. अब देखें, हमने आपको बताया था, मैंने आपको ये बोला था कि solubility के बेस पे हमारे पास गैसेस जो हैं वो बेस कर रही हैं एंड इट इज usually this method is used for those gases that are completely insoluble or very slightly soluble in water. आपके पास नीचे डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर का एक एपरेटस भी है। हमने एक जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस कलेक्शन के लिए हमने कॉक स्क्रू लगाया हुआ है एंड उससे एक पाइप जा रहा है जो कि वाटर कंटेनिंग बाउल के अंदर एक बीकर अपसाइड डाउन बना लगा हुआ है और दूसरा एंड उसका उधर जा रहा है। कुछ ऐसी गैसेस हैं जो हमारे पास बिल्कुल इनसॉल्युबल होती हैं, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होती हैं। दीज इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसमें हमारे पास हो ये रहा है कि कंटेन्स अ गैस जार फिल्ड विद वाटर एंड प्लेस्ड अपसाइड डाउन इन अ पैन ऑफ वाटर। ठीक है, हमारे पास गैस जार है जो कि अपसाइड डाउन एक वाटर फिल्ड पैन के अंदर मौजूद है और उसी के साथ हमारे पास एक पाइप लगा हुआ है जो कि टेस्ट ट्यूब में दूसरा एंड जा रहा है जिसका, और उसको हम हीट कर रहे हैं। द रिएक्शन फ्लास्क, जो फ्लास्क कहला रहे हैं, जो टेस्ट ट्यूब है हमारी, उसमें रिएक्शन हो रहा है और रबर ट्यूबिंग के साथ डिलीवरी ट्यूब, जो 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 रबर ट्यूबिंग कहलाती है, डिलीवरी ट्यूब कहलाती है, सिंपल पाइप भी कहलाता है, विच इज देन फेड अंडर द गैस जार जो कि बॉटल ऑफ वाटर। As the gas produced in the reaction flask वो डिलीवरी ट्यूब से डिस्प्लेस होती है और आहिस्ता आहिस्ता इट मूव्स इनटू द जार विच इज फिल्ड विद वाटर विच इज अपसाइड डाउन। तो इस तरह हमारे पास गैस कलेक्ट होती हैं, वो वाली जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर में। अब आपको नजर आ रहा होगा इसमें तो गैस में अपसाइड डाउन जो है इसमें तो वाटर भी है, बट दीज गैसेज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर होने की वजह से इनमें कोई डिसॉल्व नहीं हो जाएगी गैस। वी आर डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट फॉर ओनली दोज गैसेज विच आर very slightly soluble in water or which are insoluble in water. The second method is downwards delivery. आपके पास ये नजर आ रहा है इसका एपरेटस कि हमारे पास एक रिएक्शन फ्लास्क है, उसके ऊपर कवर लगा हुआ है और इसमें हमको गैस कलेक्ट करनी है विच इज मोर डेंस, विच इज हेवियर देन एयर। तो वो कलेक्ट हो रही है डाउनवर्ड। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर गैसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब सॉल्युबल इन वाटर के बाद हम दूसरी कैटेगरी देखते हैं कि वो डेंसर देन एयर है या लाइटर देन एयर है। डाउनवर्ड्स डिलीवरी is used for that particular gas which is soluble in water and denser than air. Similarly, upwards delivery जो है it is used for that particular gas which is soluble in water but
लाइटर देन एयर, इसलिए वो अपवर्ड कलेक्ट होगी, वो एयर से ऊपर कलेक्ट होगी। जो डाउनवर्ड गैसेस होती हैं जो डेंसर देन एयर, तो वो डाउनवर्ड कलेक्ट होंगी, जो कि आपको नजर आ रहा है आपके रिएक्शन डायग्राम में भी। These gases include chlorine and hydrochloric gas, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी होती है, एक एसिड भी होता है और इसकी गैस भी होती है। तो गैस की फॉर्म में ये दे आर डेंसर देन एयर, दे आर कलेक्टेड डाउनवर्ड। द टेस्ट ट्यूब इज इन नॉर्मल अपराइट पोजिशन, आपको नजर आ रहा होगा अपराइट पोजिशन पे है, एंड द गैस सिंक्स डिस्प्लेसिंग द लेस डेंस एयर, डेंस ऊपर रह जाती है, गैस नीचे रह जाती है, इस तरह से हमारे पास गैस कलेक्ट होती है। सिमिलरली अगर हमारे पास अपवर्ड्स डिलीवरी है, आपको ये नजर आ रहा होगा कि जो हमारे पास जो कलेक्टेड गैस जार है, या यहाँ पे हम फ्लास्क भी बना सकते हैं, वो अपसाइड डाउन लगा हुआ है। नाउ इट इज नॉट इन द अपराइट पोजीशन, इट इज अपसाइड डाउन, और नीचे हमने एक जगह खोल दी है छोटी सी जो कि एयर के आउटेज की है, तो हमारे पास आखिर में जो गैस रह जाएगी वुड बी द गैस विच वी हैव टू कलेक्ट। एंड वी नो दैट, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, इट इज यूज्ड फॉर गैसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर बट आर लेस डेंसर देन एयर, सच एज अमोनिया गैस। NH3 is the abbreviation, is the chemical which is called ammonia. So it is the same as downward delivery method with the only difference that the test tube is placed inverted। जो कि गैस जा रहा है या टेस्ट ट्यूब है, it is placed inverted, क्योंकि जो गैस हमारे पास कलेक्ट होगी that is less dense nature, तो एयर हमारे पास जो है वो नीचे से रिमूव कर देंगे हम, और जो गैस रह जाएगी वो हमारे पास वुड बी द गैस विच वी हैव टू कलेक्ट। सो द स्टूडेंट्स, जो हमारा फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज ड्राइंग अ गैस यूज्ड फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटीज एंड मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम अ गैस। जो भी गैस हम कलेक्ट करते हैं ना, जैसे हमने कलेक्ट की, कलेक्ट करने के बाद हमको गैस को ड्राई करना है। जो भी हम कलेक्ट करते हैं प्रीवियस मेथड से गैस, दे आर नॉट कंप्लीटली प्योर, उनमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट भी होगा, और जो है कोई ऐसी चीज़ भी होगी कि इम्प्योरिटीज़ आए उसमें। तो स्टूडेंट्स, आप से मेरे ख्याल से हमारा टाइम आज का कंप्लीट हो गया, बल्कि मोर देन एन आवर ही हो गया। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि वी विल बी डूइंग दैट टुमारो। तो इंशाल्लाह ताला हमारा कल चैप्टर 1 जो कि मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ है, दैट वुड बी कंप्लीटेड। और इसके हवाले से कोई भी इशू होगा तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे वी विल हैव अ सेशन रिगार्डिंग दिस चैप्टर नेक्स्ट वीक एज वेल, बिकॉज जो कि ओरिएंटेशन सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर के बाद यू विल बी डूइंग द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड द MCQs फ्रॉम द टॉपिकल पास पेपर्स। तो जब आप वो करेंगे तो आप लोगों को बहुत और आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या आप लोगों का हम लोगों का वो होगा। अबीरा, आपका सवाल आया था मेरे पास कि पास पेपर्स की प्रैक्टिस जो है ना हमारी, इस तरह से होगी, आई विल रिपीट इट हियर एज वेल, कि जब भी हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, आई विल explain you about all the overview of that particular chapter, and after that what we'll be doing is I'll tell my students, I usually tell my students to do all the questions of the topical past papers of the past 10 years approximately। तो करते ये हैं स्टूडेंट्स मेरे कि वो पहले पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 होगा हमारा, ठीक है। तो पेपर 1, पेपर 2 के बारे में मैंने ओरिएंटेशन सेशन में जैसे बताया था आप लोगों को, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हम आप लोग टॉपिकल पास पेपर्स करेंगे, एंड व्हेन वी मीट नेक्स्ट वीक इन जूम, तो कोई भी आप लोगों को उसमें इशू आ रहा होगा या कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, देन वील डिस्कस दोज पास पेपर्स इन दैट, एंड आफ्टर दैट वील बी स्टडिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो किसी को भी, आप लोगों में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है और मजीद? No.
तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपनी चैट पे आप लोग मुझे बताइए कि जो आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाया है, हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आप लोगों से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसी को भी कोई भी समझने में, किसी भी टॉपिक पे, किसी के कॉन्सेप्ट में आप लोगों को कोई अगर समझ में नहीं आया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो, यू डू नॉट हैव टू शाई इन आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। आई ऑलवेज इनकरेज माई स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, इवन कितना छोटा ही क्वेश्चन क्यों ना हो। जब तक आपकी क्यूरियोसिटी इन्हेंस नहीं होगी, जब तक आप पूछेंगे नहीं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, जब तक आप लोगों को इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा इसमें। एंड केमिस्ट्री टू मी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो अगर आपको अपनी लाइफ में भी अगर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाना है केमिस्ट्री को और अच्छे मार्क्स लाने हैं उसमें, तो आई इनकरेज यू ऑल टू आस्क क्वेश्चंस। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। एंड इंशाल्लाह ताला टुमारो विल बी, आई लेट यू नो कि क्या टाइम होगा। मोस्ट प्रोबेबली यही होगा हमारा। देखें स्टूडेंट्स, जो कोर्स है इसकी मेरी अप्रोक्सीमेटली डेडलाइन तो यही है कि फेब्रवरी एट मैक्स कंप्लीट हो जाए कोर्स हमारा। इट कैन टेक मे बी 5 to 10 days ऑफ मार्च, बट कोशिश यही है कि फरवरी में कोर्स ख़त्म कर दिया जाए और आपके हर चीज़ के साथ टॉपिकल पास पेपर्स हों, क्योंकि स्टूडेंट्स 80-90% पेपर आपका टॉपिकल पास पेपर्स में ही आएगा। और जो हम चेकिंग करेंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन द असेसमेंट स्कीम ऑफ ओ लेवल्स। असेसमेंट स्कीम के रिस्पेक्ट से हम करेंगे, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को ज़रूरी समझा कि मैं आपको वो टर्म्स बताऊं कि डिस्क्राइब क्या कहती है, मेजर क्या कहती है, एक्सप्लेन क्या कहती है, स्केच क्या कहती है, ताकि जो टर्म आए उसके रिस्पेक्ट से आप आंसर दें। यहीं तक हमारी क्लास थी स्टूडेंट्स। अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, वील डिस्कस इट टुमारो एज वेल, एंड इंशाल्लाह कल हम अपना कंप्लीट करेंगे पेपर, एंड देन यू विल गो अहेड अलोंग विद द टॉपिकल पास पेपर्स ऑफ measuring physical quantities. So thanks a lot and Allah Hafiz.